हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमारा एम लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें 11 चैप्टर है। उन सब का हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हमने इससे जो भी चैप्टर डिस्कशंस करना था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, जो कि है 57 लेक्चर में ऑलरेडी अपलोडेड है। आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 11 तक कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे जो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 11 के बीच में यूपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जाम में ऑलरेडी डायरेक्ट पूछ रखा है। इस डिस्कशन से क्या होगा कि जो हमारा चैप्टर वाइज और जो हमारे पार्ट 1 यानी कि जो हमारा एम लक्ष्मीकांत का पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसको हम इस सिंगल वीडियो में रिकॉल करने की कोशिश करेंगे और एक ओवरव्यू रिवीजन करेंगे कि आखिर 1 से लेकर के चैप्टर 7 में क्या क्या बात रखी गई है विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो लेकिन कोशिश करेंगे कि ये वीडियो हम 1 आवर के अंदर अंदर पूरा कंप्लीट कर लें। अगर 1 आवर से ज्यादा भी होता है तो कोई बात नहीं, आप उसको पार्ट वाइज डिवाइड करके देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए होगा, ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एनडीओ। क्योंकि जो पॉलिटी है वो सबसे ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आता है, जिससे क्वेश्चन रिलेटेड बहुत ज्यादा बन जाते हैं। खास करके यदि कोई चीज करंट में हो तो उससे रिलेटेड और भी ज्यादा क्वेश्चंस बनने के चांस रहते हैं। तो ये वीडियो कौन कौन देख सकता है? हर एक वो स्टूडेंट देख सकता है, चाहे वो स्कूली एज में हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, वो हर एक स्टूडेंट के लिए फुलफिल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 11 तक। एक चीज मैं आपको कुछ नोटिफिकेशंस बता देता हूँ, जैसे कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 का जो फर्स्ट बुक है वो पूरी कंप्लीट कर दी गई है। आप उसको पॉलिटिकल की आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो। उसके बाद हमने जो अपना 27 ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस स्टार्ट किया था, उसमें से हमने एशियंट मेडिवल ये कंप्लीट कर लिया है। और संडे संडे को हमने इस सीरीज को फिर से कंटिन्यू किया है और अभी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया, यानी कि 5 लेक्चर इससे रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने 1995 से लेकर के 2010 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अब जो नेक्स्ट संडे होगा उसमें हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये सब वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्टेड में है और आपको उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। और द ओशियन ऑफ शिक्षा करके भी टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जैसे ही आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा तो यूपीएससी के जितने भी जो स्टैंडर्ड बुक है आप वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ में ज्वाइन मतलब पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी फ्री है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस एम लक्ष्मीकांत का पार्ट 1। पहला जो क्वेश्चन है ये चैप्टर फर्स्ट का ही है, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसका। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि 2004 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा था, जिसमें कहा गया था कि जो हमारे पास 4 वॉइसराय दिए हैं उसके ऊपर हमें क्या करना है, विचार करना है। तो पहला है लॉर्ड कॉर्जन, दूसरा है लॉर्ड कैल्मसफोर्ड, तीसरा है लॉर्ड हडेज, फोर्थ है हमारा लॉर्ड एडविन। तो इसे हमें क्या करना है, क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें इसे लगाना था, यानी कि इनके टेनवर के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इसे हमें सीक्वेंस में लगाना था। तो ऑप्शन ए है पहला तीसरा दूसरा चौथा, ऑप्शन बी है दूसरा चौथा पहला तीसरा, ऑप्शन सी है पहला चौथा दूसरा तीसरा, और ऑप्शन डी है दूसरा तीसरा पहला चौथा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पहला तीसरा दूसरा चौथा। कैसे, अगर हम बात करते हैं जो लॉर्ड कॉर्जन थे वो भारत के कब वायसराय थे, तो 1899 से लेकर के 1905 तक वो भारत के वायसराय के रूप में भारत के वायसराय के पोस्ट पर रहकर उन्होंने काम किया था। अब बात करते हैं, अगर लॉर्ड हेड्रिस के बारे में बात करें तो वो
1910 से लेकर के 1960 तक 6 साल के लिए भारत के वायसराय के रूप में उन्होंने कार्य किया है। फिर वहीं पे बात करते हैं लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड के बारे में। उन्होंने 1916 से लेकर के 1921 तक यानी कि 5 साल के लिए वो भारत के वायसराय रहे थे। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड इरविन की, तो वो 1926 से 1931 तक के भारत के वायसराय रह चुके, मतलब भारत के वायसराय थे और उन्होंने अपना कार्य सेवा दिया था। जिसे क्वेश्चन जो पूछा गया था वो इन्हें टेनवर के हिसाब से लगाना था, कि क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग लगाना था कि भारत के वायसराय को। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था 2003 में। इसमें कहा गया था कि भारत के अंदर जो पहला बैंक ऑफ लिमिटेड है लाइबिलिटी जो मैनेज किया गया था बाय इंडियंस एंड, और इसकी जो फाउंडेट रखी गई थी 1881 में, तो वो मतलब बताना है कि वो पहला जो, यानी कि आपको इसमें यह बताना है कि जो भारत के अंदर जो पहला बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेज बाय जो इंडियंस के लिए बाय इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1981, तो वो कौन सा बैंक था? ऑप्शन ए है हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी है ओर्स कमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक, और ऑप्शन डी है पंजाब एंड सिंध नेशनल बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि ओथ कमर्शियल नेशनल बैंक, सॉरी अवध कमर्शियल नेशनल बैंक। अगर हम बात करें पहली बार पूरी तरीके से भारत में, जो अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर इंडियन ज्वाइंट स्टॉक बैंक जो था वो कौन था? तो अवध कमर्शियल बैंक था, जिसको स्थापित किया गया था 1881 में। कहाँ पे? तो फैजाबाद में इसको स्थापित किया गया था। और ये कोलैप्स कब किया था? तो 1958 में ये क्या हो गया था? तो कोलैप्स हो गया था। उसके बाद जो बैंक स्थापित किया गया था पंजाब नेशनल बैंक 1895 में, और कहाँ स्थापित किया गया था? तो लाहौर में इसकी स्टैब्लिश की गई थी। अगर हम इसके सर्विस की बात करें तो आज जो शब्द है वो प्रेजेंट टाइम पे ऑन द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर आज ये एक बड़े बैंक के रूप में अपनी सर्विस दे रहा है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि अवध कॉमर्शियल बैंक। तीसरे क्वेश्चन में ये बताना है कि जो हमारा इम्यूनिटी हुआ था, यानी कि जो सिपाही विद्रोह हुआ था, उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डरिंग, ऑप्शन डी है हमारा लॉर्ड लियोटन लिटॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। यानी कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? स्पॉय इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। और इस और बहुत से यानी कि बहुत से हिस्टोरिकन्स के द्वारा जो सिपाही विद्रोह उसको किस नाम से कहा गया था? तो स्पॉय इम्यूनिटी के नाम से। यानी कि हमारा जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का, बहुत से इतिहासकार के द्वारा इसे क्या नाम दिया गया? तो सिपाही विद्रोह नाम दिया गया। जैसे ही 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, उस टाइम पे जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के अंदर में क्या थे? तो वायसराय के रूप में वो उन्हें वायसराय के रूप में ट्रांसफर किया गया था भारत के अंदर, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और ब्रिटिश क्राउन जो एक्ट है वो कब लागू हुआ था? तो 1858 में लागू हो गया था, जैसे ही फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ था 1857 का। तो उसमें क्या है? तो ब्रिटिश के द्वारा ब्रिटिश क्राउन एक्ट 1858 इंप्लीमेंट किया गया था, और लॉर्ड कैनिंग को पहले वायसराय के रूप में भारत में भेजा गया था। इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। और ये सवाल पूछा गया था यूपीएससी में 2006 में। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में ये बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंसाइडर्ड बाय द ब्रिटिश इंडिया, यानी कि हमारे पास जो ये 4 फोर्ट के नाम दिए गए हैं उनमें से कौन सा फोर्ट अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए है फोर्ट विलियम, ऑप्शन बी है फोर्ट एसटी जॉर्ज, ऑप्शन डी है सी है हमारा फोर्ट एसटी डेविड, और ऑप्शन डी है फोर्ट एसटी एंग्लो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो पहला फोर्ट बनाया गया था वो कौन सा था? तो फोर्ट एसटी जॉर्ज था। 1640 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा
भारत के अंदर क्या है, फोर्ट एसटी जॉर्ज जो कि पहला फोर्ट था उसे भारत के अंदर बनाया गया था। कब? तो 1644 में। इसमें जो अगर हम इसके प्रसिद्ध की बात करें, इसके फेमस की बात करें, तो ये क्या था, एस टी मर्ज चर्च था, जिसे हम एशियंट, अगर हम एज एन एशियंट एग्लाइन चर्च, जिसे हम क्या कहते हैं, एक प्राचीन एंग्लियन चर्च भी कहते हैं। यह एक संग्रहालय था जो कि ब्रिटिश शासक से एंटिक्स और जो है कलाकृतियां शामिल इसमें है। और वेलेस्ली हाउस जो कि है क्या, फोर्ट गवर्नर की पेंटिंग इसमें रखी गई है, यानी कि पेंटिंग इसमें है। तो इसीलिए जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। ये पूछा गया था 2005 में। इसमें बताना है कि हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द, जो हमारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, यानी कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है वो किसके द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड डॉल्फिन के द्वारा, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन के द्वारा, ऑप्शन सी है लॉर्ड कुर्जन के द्वारा, और ऑप्शन डी है लॉर्ड हेनरिस के द्वारा, यानी कि हेनरिंग के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगर हम बात करते जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है वो किसके द्वारा सप्रेस किया गया था, रिपील्ड किया गया था, तो वो किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। और कब? तो इसको लाया गया था 1878 में, इसको फोर्स में लाया गया था। और अगर हम इसके रिपील की बात करते हैं, रिपील की बात करते हैं, तो किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में कर दिया गया था। यानी कि अगर हम बात करते हैं लॉर्ड लायनटॉन के द्वारा किया है प्रेस, यानी कि वेनिकुलर प्रेस एक्ट जो है वो उनके द्वारा 1878 में लाया गया, और लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में क्या किया गया था, तो इसे रिपील्ड कर दिया गया था। और यही सवाल पूछा गया था यूपीएससी में प्रीलिम्स 2005 में। अब सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी 2005 में पूछा गया था। इसमें हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, और इन 3 स्टेटमेंट में से हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्रेंड्स, जब भी आप एग्जाम दें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप क्वेश्चंस में ये देखें, खास करके जब आप यूपीएससी जैसे एग्जाम दे रहे हो, तो आपके लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी हो जाता है कि आपसे क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। क्यों? काफी टाइम मतलब काफी बार ऐसा होता है कि यूपीएससी जैसे जो एग्जाम, जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है, उसमें फ्लो में कभी कभी करेक्ट 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 पूछ के बीच में इनकरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और उस टाइम माइंड पे प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि हम ये देख ही नहीं पाते हैं कि स्टेटमेंट में पूछ क्या रहा है, चाहे वो करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इसीलिए जब भी बात स्टेटमेंट क्वेश्चंस की है, तो आप उसमें सबसे पहले ये देखिए कि एमसीक्यू मतलब जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसमें क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है या करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो हमारे पास जो 3 स्टेटमेंट है उसमें से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट कहता क्या है। पहला जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है जो वॉरेन हेस्टिंग है वो पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ब्रिटिश पैटर्न पर भारत में एक नियमित पुलिस बल को स्थापित किया था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है अ सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी भारत के अंदर वो किसके तहत की गई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। तीसरा स्टेटमेंट कहता है जो हमारा आईपीसी है, यानी कि इंडियन पिनल कोड, वो कब आया था, तो 1860 में आया था। अब इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है सिर्फ पहला दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी है पहला तीसरा, और ऑप्शन डी है कि पहला दूसरा तीसरा, यानी कि हमारे ऑल स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि सिर्फ हमारा दूसरा और तीसरा ही स्टेटमेंट क्या है, तो वो करेक्ट होगा। और पहला इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि वो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, यानी कि जो वॉरेन हेस्टी थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। जबकि स्टेटमेंट में क्या पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट में कहा गया था तो वो वॉरेन हेस्टिंग है वो जो फर्स्ट गवर्नर थे जिनके द्वारा यानी कि रेगुलर पुलिस फोर्स भारत के अंदर स्थापित किया गया था, लेकिन वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे जो कि बंगाल के थे। इनके द्वारा पुलिस की स्थापना नहीं की गई थी, यानी कि रेगुलर पुलिस फोर्स
भारत के अंदर नहीं लाया गया था, यानी कि बात करते हैं तो जो ब्रिटिश पैटर्न का जो पुलिस है वो भारत के अंदर स्थापित नहीं किया गया था, इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, तो गलत हो जाता है, और दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। अब सेवंथ क्वेश्चन की बात करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में भी दो स्टेटमेंट दिए गए और उसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है तो करेक्ट है, और ये भी सवाल कब पूछा गया था, तो ये सवाल पूछा गया था 2006 में। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो चार्टर एक्ट 1853 था उसने एबॉलिश कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको, यानी कि भारत के अंदर जो मोनोपोली मोनोपोली ट्रेड था, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया की मोनोपोली कंप्लीट खत्म कर दी गई। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके द्वारा अबॉलिश कर दिया गया था रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अंडर टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय रूलिंग इंडियन डायरेक्टली, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया था, उसके बाद सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में चली गई थी, तो अंग्रेजों ने अपने यानी कि ब्रिटिश क्राउन ने इसको डायरेक्ट अपने हाथ में ले लिया था। तो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी है सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी है पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी हमारा कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि हमारा पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है, पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि वो चार्टर एक्ट 1813 था ना कि 1853, जबकि पहले स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि ये जो चार्टर एक्ट था वो था 1853, नहीं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली खत्म की गई थी भारत के अंदर जो ट्रेड की जा रही थी, तो वो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा किया गया था ना कि 1853 के द्वारा। तो इसलिए जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो हो जाता है गलत, और इसके लिए राइट आंसर निकल के आता है हमारा ऑप्शन बी। अब हम सेकेंड चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये 2006 में पूछा गया था, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एडॉप्ट ऑन, यानी कि जो भारत का जो संविधान है वो किस टाइम पे एडॉप्ट किया गया था। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1949 और ऑप्शन डी है 3 दिसंबर 1549। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था वो कब किया गया था, तो 9 यानी कि 26 जनवरी 1946 को एडॉप्ट कर लिया था, और ये सवाल कब पूछा गया था, तो 2006 में पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन में ये बताना है कि इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक, यानी कि किस साल में भारत जो है एक रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र राज्य बना था। ये पूछा गया था पीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में 1991 में। तो ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1951 और ऑप्शन डी है 1952। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि 1950। अगर हम बात करते हैं इंडिया जो है वो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और इंडिया को उस टाइम जैसे ही भारत आजाद हुआ तो हमारे देश ने डिक्लेयर कर दिया कि आज से इंडिया सोवरन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट होगा। और जो ये अगर हम बात करते हैं इसको एडॉप्ट कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया था। तो इसीलिए जो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम्स इनटू फोर्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, ये भी पूछा गया था पीएससी के एग्जाम में। तो यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भारत का जो संविधान है वो किस साल में क्या हुआ था, तो लागू हुआ था यानी कि फोर्स में आया था। ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1951। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि जो हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया था तो वो कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। और उसी दिन यानी कि जब हमारा संविधान लागू हो गया तो द रिपब्लिक ऑफ गवर्न इट टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 जनवरी।
यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको कब अडॉप्ट किया गया था, तो इसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और जो हमारा पूरा संविधान है वो कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। इससे रिलेटेड एक अगर हम छोटा सा एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वो क्या देखने को मिलता है हमें, अगर हम बात करते हैं तो 26 जनवरी यानी कि जो 26 नवंबर 1949 को क्या होता, तो हमारी कंट्री में कौन कौन से आर्टिकल इंप्लीमेंट हुए थे, तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 16, सॉरी 60, 342, 366, 367, 380, 388, 391, 392 एंड 393। ये वो आर्टिकल थे जो कि 26 जनवरी 1949 को इम्प्लीमेंट हुआ था, और बाकी की जो भी आर्टिकल बच गए थे वो हमने कब इम्प्लीमेंट किया, 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट अपने देश के ऊपर लागू कर दिया था। इसीलिए हम हर साल 26 जनवरी 1950 को हम क्या बनाते हैं, अपना रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक डे के रूप में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और 26 नवंबर को हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में क्या करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि 26 नवंबर हमारे लिए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है, और 26 जनवरी को हमारा क्या है, रिपब्लिक डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में ये बताना है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें आपको ये बताना है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थी। ये सवाल पूछा गया था पीएससी में 2000 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे, जो चेयर पर्सन थे, वो कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि हमारे पास जो 4 स्टेटमेंट है उसमें से 4 स्टेटमेंट से में से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, तो ट्रू है। किसके बारे में बताना है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया गया, उसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जब द रिप्रेजेंटेटिव्स वेयर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द 4 कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि जितने भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के में जो रिप्रेजेंटेटिव थे, कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो किसके थे, यानी कि इसमें हमें क्या है, तो 4 कॉन्स्टिट्यूट्स देखने को मिलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख्स एंड क्रिश्चियन। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वो कितने मेंबर्स का था, तो 389 मेंबर का था। अब बात करते हैं जो अगर हम बात करते हैं यूनियन कॉन्स्टिट्यूट कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, तो सरदार, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और लास्ट वाला जो डी स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो किसके अंडर के चेयरमैनशिप में थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंडर में थे, और उनके अंडर में 8 मेंबर और थे। तो इनमें से बताने कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो अगर टोटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं वो क्या था, तो 369 ही थे, और बाकी हमारे जितने भी जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाते हैं, तो गलत हो जाते हैं। ये सारे स्टेटमेंट फिर क्या हो जाते हैं हमारे, सॉरी बी स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट आंसर है, बी को छोड़ के फिर हमारे सारे स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, तो गलत हो जाते हैं। अब बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में। सिक्स्थ क्वेश्चन में बताना है कि कितने सीट्स अलाउड थे ब्रिटिश इंडिया के लिए, वो भी प्रिंसली स्टेट में। ऑप्शन ए है 295 ब्रिटिश इंडिया के लिए, और 94 थे प्रिंसली स्टेट के लिए। फिर बताना है ऑप्शन बी है 296 ब्रिटिश इंडिया के लिए सीट्स अलाउड थे, और 93 थे प्रिंसली स्टेट के बारे में, यानी कि प्रिंसली स्टेट। फिर बताना है सी में है कि 298 ब्रिटिश इंडिया वालों के लिए सीट्स अलाउड था, और जो 91 है वो प्रिंसली स्टेट के लिए। और ऑप्शन सी है कि 297 ब्रिटिश इंडिया के लिए सीट्स अलाउड थे कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी उसमें कितने सीट्स अलाउड थे वो पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा 297 सीट्स ब्रिटिश इंडिया के लिए और 92 थे प्रिंसली स्टेट के लिए। तो इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि 296 सीट्स जो थे
किसके लिए अलाउ थी, ब्रिटिश इंडिया के लिए, और 93 जो सीट्स थी किसके लिए अलाउ रखी गई थी, प्रिंसली स्टेट यानी कि जो राज्य रजवाड़े थे उनके लिए ये स्टेट यानी कि सीट से अलाउटेड थे। अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन के बारे में, जो कि पीएससी 2001 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके प्रेसिडेंट कौन थे। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो था ऑप्शन डी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 8th क्वेश्चन की बात करते हैं, ये 2007 में यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया था, जिसमें द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर है इनके रिगार्डिंग में कुछ 4 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है यानी कि स्टेटमेंट ए कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो पीपल्स थे उन्हें डायरेक्ट इलेक्टेड किया गया था, यानी कि डायरेक्ट तरीके से चुना गया था इंडियन पीपल के द्वारा। और बी जो स्टेटमेंट है वो कहता है इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जितने भी जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो किनके द्वारा इलेक्टेड किए गए थे, किनके द्वारा चुना गया था, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुना गया था। और ऑप्शन सी कहता है कि नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, और जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे वो नॉमिनेटेड थे बाय द गवर्नमेंट। और ऑप्शन डी कहता है जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द ऑनरी फेडरल स्टेट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जितने भी जो मेंबर थे वो किसके रिप्रेजेंटेटिव थे, तो सिर्फ यानी कि संघ राज्य के प्रतिनिधित्व होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि जितने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जितने भी जो मेंबर्स इलेक्टेड थे वो किसके द्वारा इलेक्टेड किए गए थे, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इलेक्टेड किए गए थे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर 2 का। अब डिस्कस करते हैं हम चैप्टर 3 के एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन बताना है कि हम जो अपनी कंट्री के अंदर जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एंजॉय करते हैं तो वो हमने किस कंट्री से अडॉप्ट किया, यानी कि किस कंट्री से इंस्पायर होकर हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा है। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है रसिया, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है नॉर्थ कोरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि यूएसए। फेडरल का मतलब होता है कि सेंट्रल को हमेशा स्ट्रांग में रखा जाता है और नीचे क्या रहता है, तो पावर डिवाइडेड रहता है स्टेट के पास, तो उसे हम कहते हैं फेडरल सिस्टम। यानी कि अगर हम बात करते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट सिस्टम है ये हमने कहाँ से लिया है, तो यूएसए से अडॉप्ट किया है, जिसका मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में फिर क्या रहता है, अगर हम बात करते हैं तो यानी कि जो फेडरल सिस्टम होता है इसमें क्या रहता है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और ये वाला कंसेप्ट हमने लिया था यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कि मान लीजिए जैसे ये हमारी कंट्री है और ये हमारी कंट्री के क्या है, अलग अलग स्टेट है, क्या है, स्टेट है। तो यहाँ सेंट्रल में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, और निचले स्तर पे क्या होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट होगा। यानी कि फेडरल का मतलब होता है पावर डिवाइडेड होना ऊपर से लेकर के नीचे तक। पहले स्टेट, सॉरी, पहले किसके पास, पहले होगा, पहला पावर होगा सेंट्रल, सेंट्रल के बाद हमें स्टेट देखने को मिलेगा, और स्टेट के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट। इस तरीके से जब पावर ऊपर से नीचे तक डिवाइडेड रहता है तो इसे हम कहते हैं फेडरल सिस्टम, यानी कि फेडरल में पावर डिवाइडेड रहता है। और ये वाला कंसेप्ट हमने कहां से लिया था, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। फोर्थ, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन में बताने की जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा नेचर हमें देखने को मिलता है, कठोर, ऑप्शन ए है कठोर यानी कि रिगिडी, ऑप्शन बी है फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी है बहुत कठोर यानी कि वेरी रिगिडी, ऑप्शन डी है पार्टरी रिगिडी पार्टरी फ्लेक्सिबल। ना तो अधिकांश रूप से हमें कठोर देखने को मिलता है, ना अधिकांश रूप से हमें लचीलापन देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। यानी कि यहाँ पे संविधान, भारत का संविधान से मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करने की जो प्रोसेस है, अमेंड करने की जो प्रोसेस है, जो कि आर्टिकल 368 में दिया गया है कि संसद कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस को चेंज किस 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 तरीके से चेंज कर सकता है, जिसमें मेनली कहा गया था कि संविधान
हमारा जो संसद है, संसद संविधान में 3 तरीके से चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38। पहला सिंपल मेजोरिटी, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी, और तीसरा है हमारा स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड हाल्फ ऑफ सिंपल मेजोरिटी, यानी कि सिंपल मेजोरिटी ऑफ स्टेट। ये इन तरीके से क्या है, हमारा जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है। लेकिन उसमें भी क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता। और वही चीज यहाँ पे पूछने की कोशिश की जा रही है कि हमारा जो संविधान है उसकी क्या विशेषता हमें देखने को मिलती है रिगार्डिंग अमेंडमेंट। ना तो हमारा संविधान ज्यादा लचीला है, ना ज्यादा कठोर है। अगर हम सबसे लचीले कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो किसका देखने को मिलता है हमें, यूके का, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा कठोर की बात करते हैं तो वह हमें यूएसए का देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यदि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट करना हो तो उसके लिए यूएसए के अंदर एक अलग कॉन्स्टिट्यूशंस कंसिस्ट करके क्या है, कंजर्वेशंस करके क्या है, एक अलग बॉडी बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट करने के लिए। जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के, हमारे देश के अंदर ऐसी कोई भी स्पेशल बॉडी नहीं बनाई गई है। पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया गया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 के तहत कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है इन 3 तरीकों से। यानी कि वो सिंपल मेजोरिटी, जैसे कि हम बात करते हैं कुछ ऐसे सब, जैसे स्टेट का नाम बदलना, स्टेट की बाउंड्री बदलना, स्टेट क्रिएट करी, ये सब सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पार्लियामेंट कर सकती है। स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं जैसे कि डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, इससे रिलेटेड अगर कोई अमेंडमेंट करना हो तो उसके लिए पार्लियामेंट को किसकी जरूरत पड़ेगी, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे बात करते हैं जीएसटी जैसी चीजें लाना, जो कि 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके लाया गया था, तो इसके लिए क्या है, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ यानी कि हाफ सिंपल मेजोरिटी किसकी चाहिए, तो स्टेट की भी चाहिए, जिसमें मात्र 50% चाहिए था स्टेट की मेजोरिटी। तो इन 3 तरीके से हमारा पार्लियामेंट क्या कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है। और यही चीज पूछा जा रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अमेंडमेंट करने की जो प्रोसेस है हमें किस तरीके को देखने को मिलती है, कठोर देखने को मिलता है, लचीला देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा कठोर देखने को मिलता है, या ना ज्यादा लचीला ना ज्यादा कठोर देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि हमारे संविधान में जो संशोधन की करने की जो प्रक्रिया है वो तो ना ही ज्यादा कठोर है और ना ही ज्यादा लचीला है। कुछ चीजों में ज्यादा कठोर देखने को मिलता है, कुछ चीजों में हमें लचीलापन देखने को मिलता है। तो ये था इसका राइट आंसर, ऑप्शन इज डी। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो केशवानंद भारती केस जो जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 कहीं पे भी चेंज कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती है। ऑप्शन ए है 1971, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1973 और ऑप्शन डी है 1974। तो इसका जो राइट आंसर है वो था ऑप्शन सी 1973। यानी कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाना पड़ेगा। इसीलिए पार्लियामेंट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सके। जो भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी चैप्टर, तो जो हमारा चैप्टर 11 है एम लक्ष्मीकांत का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमने सारे केसेस को बहुत ज्यादा ब्रीफली डिस्कस किया है। तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के, एम लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये सारा क्लियर किया हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा जो भी डाउट्स होगा इससे रिलेटेड। और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट वो वीडियो देख सकते हैं। इससे ये पता चल जाएगा कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था, किस तरीके से पार्लियामेंट अमेंड करना चाह रही थी, और क्या किस किस चीज में अमेंडमेंट नहीं कर सकती है पार्लियामेंट। और जितने भी जो केसेस थे इसके इवोल्यूट में हमने ये पता किया था कि
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है, उसमें हमने 20 एलिमेंट डिस्कस किया था कि जिससे हमें ये पता चला कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें यह बताना है कि जो हमारे पास 4 स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा फीचर हमारा मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट का फीचर नहीं है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो प्रमोट करता है आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। दूसरा हमारा कहता है हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो नेचर में जस्टिसेबल है यानी कि प्राकृतिक रूप से न्याय संगत है, यानी कि संसद के द्वारा यदि हमारे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का हनन किया जाता है तो हम उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 जो कि हमारा राइट टू रेमेडीज है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो फंडामेंटल राइट है आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, यानी कि मौलिक अधिकार प्राकृतिक रूप से यानी कि प्राकृतिक रूप से पूर्ण नहीं है। और चौथा स्टेटमेंट कहता है जितने भी जो फंडामेंटल राइट है वो इमरजेंसी की ड्यूरेशन में सस्पेंड हो सकता है। तो यहीं पे आपको पता चलेगा कि जो हमारा चौथा स्टेटमेंट है वो क्या है, टोटली गलत है। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी के ड्यूरेशन में आर्टिकल 21A आर्टिकल 20 यानी कि आर्टिकल 20 एंड 21A किसी भी इमरजेंसी ड्यूरेशन में सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ये बात क्लियरली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया और कहा गया कि जो आर्टिकल 21 है वो क्या है, फंडामेंटल राइट का क्या है, सोल है, क्या है, सोल एंड हार्ट है। ये बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसीलिए यहाँ पे जो हमारा चौथा स्टेटमेंट आता है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑल फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, जबकि हमारा जो आर्टिकल 20 और 21 है वो सस्पेंड नेशनल इमरजेंसी की ड्यूरेशन में नहीं हो सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनके उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का नॉवेल फीचर है? ऑप्शन ए है प्रेम्बल, ऑप्शन बी है फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी है डीपीएसपी और ऑप्शन डी है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो जो डीपीएसपी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ पार्ट में देखने को मिलता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो नॉवेल फीचर है वो क्या है, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि प्रमोट करने का काम करता है सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। और फंडामेंटल राइट किसको प्रमोट करने का काम करता है, तो फंडामेंटल राइट करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का काम, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का काम करता है, इसलिए जो इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में ये बताना है कि जो हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से कौन सा फीचर डीपीएसपी का नहीं है। ऑप्शन ए है डीपीएसपी प्रमोट करने का काम करता है सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। ऑप्शन बी है यानी कि जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो कहता है कि जो हमारा डीपीएसपी है एक वेलफेयर स्टेट को स्थापित करने में सहायक है, यानी कि जो हमारा डीपीएसपी है वो एक वेलफेयर स्टेट को स्थापित करता है। ऑप्शन सी है यानी कि जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो कहता है कि जो हमारा डीपीएसपी है वो नॉन इन्फोर्सेबल है बाय द कोर्ट, यानी कि हम जिस तरीके से फंडामेंटल राइट को राइट हनन होने पर हम क्या कर सकते हैं, राइट अंडर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30 तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस तरीके से ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है और ये क्या है, एक नॉन जस्टिसेबल हमें देखने को मिलता है। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है कि इट्स अ ड्यूटी ऑफ द पीपल, यानी कि ये जनता की कर्तव्य पर डिपेंड करती है, यानी कि ये जनता की एक ड्यूटी है अप्लाई करना किसकी, डीपीएसपी को, यानी कि डीपीएसपी प्रिंसिपल को अप्लाई करना, यानी कि कानून बनाने में जो डीपीएसपी के सिद्धांत को लागू करना क्या है, लोगों का कर्तव्य है। तो इसमें बताना है कि कौन सा फीचर नॉट करेक्ट, यानी कि इनमें चारों में से बताना है कौन सा फीचर नहीं है किसका, तो डीपीएसपी का। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, यानी कि जो हमारा चौथा स्टेटमेंट है वो क्या है, तो गलत है, वो फीचर नहीं है हमारे डीपीएसपी का। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो डीपीएसपी जो है वो स्टेट की ड्यूटी है ना कि पब्लिक की। यहाँ पे बात रखी गई है पब्लिक की, पब्लिक की जगह पे क्या आ गई है, स्टेट की ड्यूटी बनती है।
तो इसलिए जो हमारा चौथा स्टेटमेंट है वो हो जाता है हमारा गलत। अब बात करते हैं हम सेवंथ क्वेश्चन के बारे में। सेवंथ क्वेश्चन में बताना है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया, इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि भारत का जो संविधान है वो मौलिक अधिकारों और जो हमारा डीपीएसपी है उसमें बैलेंस करने का काम स्टेट को करना चाहिए, यानी कि वो क्या करता है, संतुलित के आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए। आपको ये बताने कि किस केस में कहा गया था। ऑप्शन ए है गोलकनाथ केस जो कि 1967 में हुआ था। ऑप्शन बी है केशवानंद भारती केस। ऑप्शन डी है मेनका गांधी केस। ऑप्शन डी है मिनरेवा मिल्स केस जो कि 1980 में था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि मिनरेवा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि फंडामेंटल राइट और जो डीपीएसपी है इसमें स्टेट को संतुलित करके फंडामेंटल ड्यूटीज को, सॉरी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसको इम्प्लीमेंट करना राज्य का काम होगा। लेकिन इसमें भी ये भी मतलब अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हर बार फंडामेंटल राइट को क्या दिया गया, तो प्राथमिकता दी गई थी, यानी कि प्रायोरिटी दी गई थी। और डीपीएसपी को इसका पूरा यानी कि क्या कहा गया, कि कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो डीपीएसपी है वो पूरक है किसका, तो फंडामेंटल राइट का। और ये जितने भी जो केस है जैसे कि गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मेनका गांधी केस, मिनरेवा मिल्स केस, ये सब हमने 11 चैप्टर में डिस्कस कर लिया, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 4 के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि हमारे पास जो ये 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा वर्ड हमें प्रेम्बल में देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन ए है सोवरन, ऑप्शन बी है सोशलिस्ट, ऑप्शन सी है डेमोक्रेटिक, ऑप्शन डी है इंडियन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि हमें कहीं पे भी प्रेम्बल्स के अंदर कहीं पे भी हमें ये देखने को नहीं मिलता है, जबकि वहां पे हमें देखने को मिलता है वी आर द पीपल्स, लेकिन कहीं पे भी हमें प्रेम्बल्स के अंदर इंडियंस देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि अभी हम अपना अगर प्रेम्बल देखें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट इंडियन। यहाँ पे हमें वहां पे इंडियन की बात की गई थी, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है। हैविंग द स्मॉलिटी रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ इन, यानी कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, रेगुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, लेकिन इसमें हमें कहीं पे भी इंडियन देखने को नहीं मिल रहा है। और उसमें हमें किस, अगर हम बात करते हैं इसमें किसके सिक्योर की बात की जा रही है, जैसे जस्टिस, जस्टिस में कौन से, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल लाइबिलिटी की बात करें तो हमें किसकी देखने को मिलती है, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। इक्वालिटी की बात करते हैं तो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, प्रमोट अमंग, सबको प्रमोट करना। फिर बात करते हैं फर्टर्निटी, लेकिन हमें कहीं पे भी इंडियन वर्ड हमारे प्रेम्बल के अंदर देखने को नहीं मिलता। और जबकि क्वेश्चन में पूछा ही यही गया था कि हमारा जो प्रेम्बल है उसमें कौन सा वर्ड देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए जो आंसर था वहां पे था ऑप्शन डी, यानी कि इंडियन। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। अगर हम बात करते हैं जो प्रेम्बल है यानी कि जो लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। यानी कि हमने जो प्रेम्बल जो लैंग्वेज लिया है वो कहाँ से लिया, हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। यहाँ पे प्रेम्बल लैंग्वेज की बात कर रहा है, ये हमने कहाँ से लिया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया। यानी कि जो इसकी डेफिनेशन है, तो वो जैसे कि हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है वो किस, इसकी जो डेफिनेशन क्या वो क्या है, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये लैंग्वेज हमने कहाँ से लिया है, ये लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से, इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब बात करते हैं कि सर्कुलर का मतलब क्या है, अर्थ क्या निकल के आता है सर्कुलर का। ऑप्शन ए है और रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सॉरी सरकार के नजरों में सभी धर्म एक समान होगा। ऑप्शन बी कहता है स्पेशल इंपॉर्टेंस टू अ रिलीजन रिलेटेड टू माइनॉरिटीज, यानी कि जो अल्पसंख्यक है उससे रिलेटेड जो भी उनकी जो महत्वपूर्ण जातियां है वो क्या होगा, एक विशेष महत्व होगा। ऑप्शन सी है
वन रिलीजन इज प्रमोट बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के द्वारा किसी एक रिलीजन को बढ़ावा दिया जाएगा। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि राज्य के नजरों में और सरकार के नजरों में सभी धर्म एक समान रहेगा, तो उसी को कहते हैं हम सर्कुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष। जैसे कि हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान क्या है, एक रिलीजियस कंट्री जहां पे सबसे प्रमुख किस रिलीजन को माना जाता है, तो इस्लाम को माना जाता है। लेकिन हमारी कंट्री क्या है, एक सेकुलर कंट्री। क्यों? क्योंकि हमारे सरकार के लिए सभी धर्म, हमारे संविधान के लिए क्या है, सभी धर्म समान है। सभी, ना तो हमारा संविधान किसी धर्म को प्रमोट करने का काम करता है, ना किसी धर्म को कम महत्व देता है। सबके लिए हमारे संविधान में जो धर्म है सबको एक समान दर्जा दिया गया है, इसीलिए कहा जाता है इंडिया इज अ सर्कुलर कंट्री। और यही एक सर्कुलर का सही अर्थ निकल के आता है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जो जैसे कि हम बात करते हैं लाइबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, जो हमने प्रीमल के अंदर लिखा है वो हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किया है। ऑप्शन ए है यूएसएसआर, जो आज के टाइम पे रसिया है। ऑप्शन बी है फ्रांस, फ्रेंच। ऑप्शन सी है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी है यूएसए। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, हमारे प्रेमल के अंदर जो वर्ड देखने को मिलता है जैसे कि लाइबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, ये हमने किस कंट्री के प्रेमल से लिया है, तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये बोरोड किया हुआ है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन बी। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में प्रेमबल से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिए गए। इन चारों स्टेटमेंट में से बताना कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यूपीएससी में ये सवाल 2015 में पूछा गया था। पहला है, यानी कि स्टेटमेंट ए है, कहता है कि जो हमारा प्रेमबल है वो नॉट इन्फोर्सेबल है कोर्ट के द्वारा। ऑप्शन बी कहता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली कहा गया है कि जो हमारा प्रेमबल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, यानी कि इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में कहा गया है कि जो प्रेमबल है वो हमारे संविधान का भाग पार्ट नहीं है। और ऑप्शन सी, यानी कि जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि हमारे प्रेमबल में क्या है, तो 2 बार अमेंडमेंट किया जा चुका है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि तीनों स्टेटमेंट क्या है, तो करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि हमारा तीसरा और दूसरा दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। जबकि हमारे प्रेमबल को सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, ना कि 2 बार। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो प्रेमबल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। तो इसलिए हमारा ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में, जो कि यूपीएससी के द्वारा 2017 में पूछा गया था। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो जब बात करते हैं माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि भारत के संविधान के निर्माताओं का जो दिमाग है निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है। ऑप्शन ए है फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन बी है फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी है डीपीएसपी, और ऑप्शन डी है प्रस्तावना। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, इसमें तो हमारे प्रेमबल में देखने को मिलता है। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो ये कब जोड़ा गया था, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐड करके जोड़ा गया था इमरजेंसी के ड्यूरेशन पे। वो भी किस किस कमेटी के एडवाइस पे, रिकमेंडेशंस पे जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, ये भी 2017 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। तो सेवंथ क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव्स हमें नॉट एम्बॉडी इन द प्रेमबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है लाइबर्टी ऑफ थॉट, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक लाइबर्टी, ऑप्शन सी है लाइबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, और ऑप्शन डी है लाइबर्टी ऑफ बिलीफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमें देखने को मिलता है ऑप्शन बी, यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक लाइबर्टी है वो हमारे प्रेमबल में देखने को, जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हमारे प्रेमबल में देखने को नहीं मिलता।
अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन का, में ये पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा 2020 में। इसमें बताना है कि जो प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो भारत का जो संविधान वो प्रस्तावना है, सॉरी भारत का जो प्रस्तावना है वो हमें क्या देखने को मिलता है, यानी कि उसके डिफिनेशंस के बारे में पूछा जा रहा है इन शॉर्ट। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये यानी कि अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज अ नो लीगल इफेक्ट, ये भारत संविधान का एक भाग तो है लेकिन इसका कोई भी कानूनी प्रभावी नहीं है। ऑप्शन बी है नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान का भाग नहीं है और ना हमें इसका कोई लीगल इफेक्ट देखने को मिलता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये संविधान का एक भाग तो है लेकिन एंड इसका सेम लीगल इफेक्ट देखने को मिलता है जो संविधान के अलग पार्ट है उसके अनुसार, यानी कि सिमिलर लीगल इफेक्ट देखने को मिलते हैं जो हमारे संविधान के अलग पार्ट्स हैं। चौथा स्टेटमेंट कहता है कि हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है लेकिन इसका कोई लीगल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है और इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्टी, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो अदर पार्ट है उससे वो क्या है तो वो अलग है, यानी कि इंडिपेंडेंट है। तो इनमें बताना कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। यानी कि अगर हम बात करते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो प्रेम्बल है वो संविधान का पार्ट तो है लेकिन उसको कोई भी लीगल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है और वो अदर पार्ट से वो क्या है इंडिपेंडेंटली है, यानी कि स्वतंत्र रूप से कोई कानूनी इस पे प्रभाव नहीं है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब डिस्कस करते हैं हम चैप्टर 5 का एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस। पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि जो गोवा है, गोवा को कब डिक्लेयर किया गया था भारत का 25th स्टेट। ऑप्शन ए है 1986, ऑप्शन बी है 1987, ऑप्शन सी है 1988, ऑप्शन डी है 1989। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1987 में गोवा को क्या है डिक्लेयर कर दिया गया था कि गोवा भारत का 25वां राज्य होगा। अब बात करते हैं हमारे पास दो स्टेटमेंट दिया गया है रिगार्डिंग यूनियन एंड टेरिटरी, इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे बताना है करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि पार्ट 1 में मेंशन है किसके बारे में, हमारे यूनियन और टेरिटरी के बारे में। दूसरा स्टेटमेंट कहता है आर्टिकल 1 से लेकर के 5 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर डेडिकेटेड टू यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 5 तक क्या है भारतीय संविधान संघ और उसके क्षेत्र को क्या है तो समर्पित है। तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ओनली वन, ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी बोथ, यानी कि पहला दूसरा दोनों, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, यानी कि नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ हमारा पहला ही स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट हमें क्या देखने को मिलता है गलत। क्यों? क्योंकि ये 5 तक नहीं, ये 13 तक है, 1 से लेकर के 13 तक। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। इसमें बताना है कि आर्टिकल 1 में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है इनमें से कौन मेंशन नहीं किया गया। ए है स्टेट टेरिटरीज, ऑप्शन बी है यूनियन टेरिटरी, ऑप्शन सी है टेरिटरी डेट में बी एक्वायर्ड बाय द इंडियन इन एनी टाइम, यानी कि वह क्षेत्र जो भारत के द्वारा किसी भी अधिग्रहण किया जा सकते हैं वो क्षेत्र। ऑप्शन डी है इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, यानी कि जो भारत है वो क्या है राज्यों के संघ के रूप में होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट क्या है तो ये मेंशन नहीं है, जबकि इसमें कहा गया यानी कि राज्यों के संघ के रूप में भारत। फिर कहा गया कि इनमें से इसने भारत को राज्यों के संघ के रूप में उल्लेख किया है, जबकि और क्वेश्चन में भी यही कहा जा रहा है कि ये भारत की आर्टिकल 1 में मेंशन नहीं है, तो ये आर्टिकल 1 में हमें मेंशन देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंसली स्टेट ज्वाइन किया था इंडियन यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है जूनागढ़, ऑप्शन डी है कश्मीर। तो इसका तो सबसे इजी आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि कश्मीर। अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन किया गया था किसके द्वारा, महाराजा हरि सिंह के द्वारा, जो कि रूलर थे कहाँ के, जम्मू कश्मीर के। और 27 अक्टूबर 1947 पे को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा हरि सिंह के द्वारा साइन किया गया था
कि अब जम्मू कश्मीर भी क्या होगा, तो भारत का पार्ट होगा, यानी कि भारत का एक स्टेट, भारत का एक राज्य होगा। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन में ये बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू एमिट द इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट, यानी कि ये बताना है कि भारत के यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में संसद को ये पावर मिलता है कि वो अमेंड कर सकता है यूनियन ऑफ स्टेट से रिलेटेड और एक नया राज्य स्थापित कर सकता है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 1, ऑप्शन बी आर्टिकल 2, ऑप्शन सी आर्टिकल 3, ऑप्शन डी है आर्टिकल 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 2। ये पावर देता है पार्लियामेंट को, संसद को, कि वो नए राज्यों की स्थापित के लिए अमेंड कर सकता है। अब बात करते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में। सिक्स्थ क्वेश्चन में ये बताना है द यूनियन टेरिटरी आर स्पेसिस्ट इन अ डैश शेड्यूल, यानी कि जो केंद्र प्रशासित प्रदेश है उसको किस अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है पहला, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट में रखा गया, फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया। सेवंथ क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए गए, सॉरी 4 स्टेटमेंट दिए गए, हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो पौंडीचेरी है वाज अ फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी। तो फ्रेंच कॉलोनी यानी कि जो पौंडीचेरी है वो किसके अधीन में था, तो फ्रेंच के अधीन, यानी कि फ्रांसीसी उपनिवेश था हमारा पौंडीचेरी। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इसमें 4 क्षेत्र शामिल है, यानी कि पौंडीचेरी, कैनराइल, सॉरी कराईकल जो कि तमिलनाडु में है, तीसरा महे जो कि केरल में है, और चौथा यमन जो कि आंध्र प्रदेश में है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1975 में किया गया था, उसमें सिक्किम को 22nd स्टेटस, यानी कि 22nd स्टेट वो भारत का बना था। चौथा स्टेटमेंट कहता है 1963 में पौंडीचेरी भी भारत का एक यूनियन टेरिटरी बन गया था। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 2, ऑप्शन बी है ओनली 3, ऑप्शन सी है ओनली 4 और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि हमारे चारों स्टेटमेंट क्या है, तो करेक्ट है। 8th क्वेश्चन में हमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से हमें यह बताने कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फ्रेंड्स मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले ये पढ़िए कि क्वेश्चंस में इनकरेक्ट पूछा जा रहा है या सॉरी करेक्ट पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि एग्जाम पे प्रेशर इतना ज्यादा रहता है माइंड पे कि हम फ्लो में ये पढ़ना ही भूल जाते हैं कि क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है, करेक्ट या इनकरेक्ट। जैसे अब तक हमने डिस्कस किया था कि उसमें सिर्फ स्टेटमेंट में करेक्ट पूछा जा रहा था, अचानक से पूछ लिया कि भाई आप बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर हम क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़े, सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के हमने कहा कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है तो सही पे लगा दिया, जबकि पूछा जा रहा है गलत, तो इससे पता चला कि हमारा क्वेश्चन आता वो क्वेश्चन हमने गलत कर दे। इसलिए कहा जाता है कि एग्जाम हॉल में पहले क्वेश्चंस को जब शांति से 4 बार पढ़ो तो आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। तो इसमें हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो धर कमीशन है वो सेटअप किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 1948 में और कंसाइडर द क्वेश्चंस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया, यानी कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार करने के लिए 1948 में भारतीय संविधान सभा की अध्यक्षता द्वारा धर आयोग की स्थापना की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो धर कमीशन है उसने भाषा के आधार पर जो राज्य का जो पुनर्गठन का समर्थन किया था, फेवर लिया था। तीसरा स्टेटमेंट कहता है 1948 में गवर्नमेंट ने हाई लेवल कमेटी बिठाई जिसे कहा गया लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी के नाम से। और फिर बात करते हैं किसके, कंसिस्ट ऑफ द नेहरू पटेल और यानी कि सीता रमैया
टू कंसिडर द धर कमीशन रिकमेंडेशन, यानी कि सरकार ने 1948 में भाषाई प्रांत समिति नामक एक उच्च स्तर पर समिति का गठन किया, जिसमें धर आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सीतारमैया इसमें शामिल किए गए थे। चौथा स्टेटमेंट टी स्टेटमेंट कहता है कि आंध्र प्रदेश जो है वो भारत का पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर बनाया गया था। तो इसमें बताने की कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो हमारा सी वाला स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि सरकार ने 1948 में भाषाई प्रांत समिति नामक एक उच्च स्तर समिति का गठन किया था। तो धर आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए नेहरू जी पटेल इसमें शामिल किए गए थे। तो यानी कि जो हमारा जो सी वाला स्टेटमेंट है वो गलत है और वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी। अब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं चैप्टर 6 जो कि हमारा सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता से रिलेटेड। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है, चार स्टेटमेंट है, चार स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्वाइजेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास चार स्टेटमेंट है उनमें से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, इफ सिटीजन ऑफ इंडिया इज नॉट एक्वायर्ड बाय रजिस्ट्रेशन 1 ईयर रेसिडेंस इन इंडिया इज इंस्टीयर, यानी कि यदि पंजीकृत द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो भारत में 1 वर्ष का निवास अनिवार्य है, पहला स्टेटमेंट कहता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इफ सिटीजनशिप इज टू बी एक्वायर्ड बाय द नेशनलाइजेशन द पर्सन इज कंक्रीट मस्ट हैव रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 5 ईयर, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करनी हो, वो भी किसके द्वारा, अगर हम बात करते हैं नेचुरलाइजेशन के द्वारा, यदि किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करनी हो तो इससे संबंध में क्या, भारत में उसे 5 साल के लिए अनिवार्य रूप से रहना आवश्यक होगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हो तो ओनली दैट पर्सन कैन एक्वायर सिटीजनशिप एट द लास्ट वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज एन इंडियन, यानी कि यदि भारत में जन्म हुआ हो तो केवल वही व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है जिसके माता पिता में से कम एक भारतीय हो। चौथा स्टेटमेंट कहता है, रूल्स रिगार्डिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया शेल नॉट बी एप्लीकेबल ऑफ द जम्मू कश्मीर, यानी कि जो भी नागरिकता से रिलेटेड जो कानून है, प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो जम्मू कश्मीर पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो इन चारों में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है, वो है हमारा ऑप्शन सी। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन में बताना है, टू एक्वायर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन अ पर्सन मस्ट हैव बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर हाउ मेनी ईयर इमीडिएटली बिफोर अ मेकिंग एप्लीकेशंस, यानी कि किसी व्यक्ति को यदि भारत की सिटीजनशिप लेनी हो, किसके द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, उस व्यक्ति को कितने साल के लिए भारत में रहने की आवश्यकता है, किसके लिए, पंजीकरण करने के लिए। ऑप्शन ए है 1 साल, ऑप्शन बी है 2 साल, ऑप्शन सी है 4 साल, ऑप्शन डी है 5 साल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 5 साल। यानी कि किसी व्यक्ति को भारत की सिटीजनशिप चाहिए हो और किसके द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा चाहिए हो, तो उसे भारत के अंदर मिनिमम कितने साल के लिए रहना होगा, तो 5 साल के लिए एप्लीकेशन जमा करने से पहले वो 5 साल भारत में अनिवार्य रूप से निवास कर चुका हो, तब जाके वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता ले सकता है। तीसरा क्वेश्चन से तीसरे क्वेश्चन में ये बताने कि किन कारणों से एक पर्सन अपनी भारत की नागरिकता खो सकता है। ऑप्शन ए है जब वह विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है तब, ऑप्शन बी है जब वह नागरिकता का प्रतिज्ञा, यानी कि जब वह अपना सिटीजनशिप खुद ही से छोड़ देता। तीसरा कि गवर्नमेंट के द्वारा किसी कारण से नागरिकता से उसे वंचित कर दिया जाए, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि इन तीनों कारणों से क्या है, व्यक्ति अपनी भारत की नागरिकता खो सकता है। डी बताना है, वो सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में ये बताना है कि किस लिस्ट में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के किस लिस्ट में भारत की नागरिकता से रिलेटेड उसे भारत की नागरिकता को इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन ए है
स्टेट लिस्ट, ऑप्शन बी है यूनियन लिस्ट, ऑप्शन सी है कंकरेंट लिस्ट और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि यूनियन लिस्ट। अगर हम बात करते हैं सिटीजनशिप को जो इंक्लूड रखा गया है, किस में रखा गया है, तो यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची में इसको रखा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक जो है वो किसके संबंध में दिया, यानी कि वो किससे डील करता है। ऑप्शन ए है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ऑप्शन बी है सिटीजनशिप, ऑप्शन सी है फंडामेंटल ड्यूटी, ऑप्शन डी है फंडामेंटल राइट। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि सिटीजनशिप। अगर हम बात करते हैं, ये हमारा बात करता है 1 से लेकर 5 तक। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं तो 6 से लेकर के 11 तक। और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक, और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो 14 से लेकर के 35 तक। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन बी। सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है, उसमें से हमें बताने की कौन सा स्टेटमेंट क्या है। तो करेक्ट है रिगार्डिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज एनीवन बोर्न ऑन और 26 जनवरी 1950, यानी कि भारत का नागरिक वह है जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो और इंडियन सिटीजन बाय बर्थ इन रिस्पेक्ट, यानी कि इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज पेरेंट्स नेशनलिटी, यानी कि किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ हो और कोई भी व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिकता है, चाहे उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि अगर हम एक्सप्रेशंस की बात करें 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो तो वो अपने माता पिता की राष्ट्र उसकी चाहे उनके पेरेंट्स की सिटीजनशिप किसी भी कंट्री का क्यों ना, उसके बाद भी वो क्या होगा, इंडिया का सिटीजन होगा। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन के बारे में। सेवंथ क्वेश्चन में बताना है कि भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है, यानी कि जो सिंगल सिटीजनशिप है वो हमने किस कंट्रीज के से कंसेप्ट में लिया है। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है जापान। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यूके। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो सिंगल सिटीजनशिप कंसेप्ट है वो हमने यूके से लिया, जबकि यूएसए में हमें क्या देखने को मिलता है, डबल सिटीजनशिप देखने को मिलता है, यानी कि एक सेंट्रल का और एक स्टेट का। इसीलिए जो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी। अब बात करते हैं व्हाट इज द ट्रू अबाउट एनआरसी। एनआरसी के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया उनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 1951 में यह 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है यह प्रत्येक गांव घर का डाटा रखता है और 1951 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा स्टेटमेंट कहता है जो एनआरसी है, यानी कि 1971 में जो मतदाता सूची के साथ एनआरसी को भी इसमें क्या है, कोलेसेंसी डेटा कहा जाता है। तो इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है सिर्फ पहला स्टेटमेंट, ऑप्शन बी है पहला दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा है दूसरा तीसरा स्टेटमेंट, और ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि हमारा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि अगर हम बात करते हैं नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप 1951 में रजिस्टर्ड किया गया था और इसे प्रिपेयर किया गया था सेंसस किसके बेस पे, 1951 के बेस पे, जिसमें हमने गांव घर के डाटा को कलेक्ट किया था। और जो अब वोटिंग के टाइम पे, यानी कि अगर हम बात करते हैं किसके टाइम पे, इलेक्ट्रोल रोल के टाइम पे भी इसी को हमने क्या कहा था, तो लेगेसी डाटा का, यानी कि लेगेसी डाटा कहा था। इसलिए हमारा जो तीनों स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है, तो करेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन के बारे में। नाइन्थ क्वेश्चन में बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सिटीजन्स को डिफाइन किया गया वो किस तरीके से किया गया। ऑप्शन ए है कि भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता होगा। ऑप्शन बी कहता है कि एनी पर्सन हु स्पेंड्स मोर देन 5 ईयर इन इंडिया, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में 5 साल से अधिक समय तक बिता गया हो तो
वो भारत का नागरिक होगा। ऑप्शन सी है एनी पर्सन हु इज बोर्न इन इंडिया और हिज हर पेरेंट्स आर नॉट बोर्न इन इंडिया, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ हो या उसके माता पिता भारत में पैदा हुए हो। और ऑप्शन डी कहता है कि संविधान नागरिक की परिभाषा नहीं करता, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को डिफाइन नहीं किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। यानी कि अगर हम बात करते हैं संविधान में नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है उसमें नागरिकता के हकदार व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों में शामिल किया गया है कि कौन कौन सा व्यक्ति इंडिया का सिटीजन एक्वायर कर सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 7 का एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि हमारा जो चैप्टर 7 है वो सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट जाता है। पहला क्वेश्चन है चैप्टर 7 का, बात करते हैं। चैप्टर पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिश द अनटचेबिलिटी, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। ऑप्शन ए है आर्टिकल 15, ऑप्शन बी है आर्टिकल 16, ऑप्शन सी है आर्टिकल 17, ऑप्शन डी है आर्टिकल 18। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 17 जो है अगर हम बात करें तो वो किसके बारे में बात करता है, तो एबॉलिश करने का बात करता है अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक की बात करें तो वो किसके बारे में बात करता है, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। किसके बारे में बात कर रहा है, राइट टू इक्वलिटी। और उसमें जो आर्टिकल 17 है हमारा, आर्टिकल 17 में किसके बारे में बात करता है, तो एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी। जैसे कि आर्टिकल 14 की बात करता है, आर्टिकल 14 कहता है कि हर एक व्यक्ति कानून के सामने क्या होगा, बराबर होगा बिफोर, यानी कि हर एक व्यक्ति इक्वल होगा बिफोर लॉ एंड इक्वल टू प्रोटेक्शन लॉ, यानी कि कानून के समक्ष सब बराबर होगा और सबको समान प्रोटेक्शन दिया जाएगा। आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म जाति लिंग या जन्म के स्थान पर राज्य जो होगा वो डिस्क्रिमिनेट किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं करेगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है, हर एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हर एक व्यक्ति को इक्वल यानी कि सबको समान अवसर दिया जाएगा, ये कहता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 एबॉलिश करता है एंटी को। और आर्टिकल 18 क्या कहता है, जैसे कि हम बात करते हैं सैन्य और शैक्षणिक को छोड़ करके जो उपाधियां उनके उसका उन्मूलन के बारे में बात करता है आर्टिकल 18। तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, आर्टिकल 17। सेकंड क्वेश्चन में बताना है कि हाउ मेनी फ्रीडम्स आर गारंटेड बाय आर्टिकल 19, यानी कि आर्टिकल 19 के अंदर टोटल कितने फ्रीडम की गारंटी की रखी गई है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, यानी कि 6। आर्टिकल 19 के अंदर 6 और फ्रीडम की गारंटी रखी गई, जैसे कि हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि भाषा और अभिव्यक्ति का अधिकार, असेंबली बुलाने का, एसोसिएशन मूवमेंट यानी कि पीसफुल शांति आंदोलन करने का, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन यानी कि अपने इच्छा अनुसार किसी कोई सा भी बिजनेस सब करने का अधिकार हमें ये आर्टिकल 19 में दिया गया है, यानी कि आर्टिकल 19 में हमें 6 और अधिकार दिया गया है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में फंडामेंटल राइट को रखा गया है। ऑप्शन ए है पार्ट 2, ऑप्शन बी है पार्ट 3, ऑप्शन सी है पार्ट 4, ऑप्शन डी है पार्ट 4A। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि पार्ट 3। यानी कि अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में क्या रखा गया, फंडामेंटल राइट रखा गया, कहां से 12 से लेकर के 35 तक। 12 में डिफिनेशन ऑफ स्टेट दे रखा है, 12 और 13 में मतलब डिफिनेशन ऑफ स्टेट सब के बारे में दे रखा है, और 14 से लेकर के 35 तक हमें क्या दे रखा है, फंडामेंटल राइट हमें दे रखा है। फिर वहीं पे बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है उसे हम किस नाम से भी जानते हैं, मैग्ना कार्टा के नाम से भी इसको डिस्क्राइब्ड किया गया है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन बी। अब फिर जैसे कि बात करते हैं हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, एक जस्टिसेबल है, नेचर से हमें जस्टिसेबल देखने को मिलता है। फंडामेंटल राइट हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है पार्ट 3 में। पार्ट 1 में क्या आता है, पार्ट 1 में लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को रखा गया, पार्ट 2 में सिटीजनशिप को रखा गया, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट को रखा गया, पार्ट 4 में डीपीएसपी को रखा गया, पार्ट 5 में क्या रखा गया, फंडामेंटल ड्यूटी रखा गया, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके
अमेंडमेंट करके इसे पार्ट 4 में जोड़ा गया था और इस पे एक क्रिटिसाइज हमें देखने को मिलता है। क्रिटिसिज्म्स के द्वारा कहा गया था कि इसे पार्ट 4A में नहीं बल्कि फंडामेंटल राइट में ऐड करके रखना चाहिए, जिससे डीपीएसपी यानी कि जो डीपीएसपी करो फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 3 में ऐड करके रखना चाहिए, जिससे कि जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता। तो इसलिए जो राइट आंसर हमें क्या देखने को मिलता है, पार्ट 3। फोर्थ क्वेश्चन में ये बताना है कि जो फंडामेंटल राइट्स आर डाइवर्ट इंस्पिरेशंस फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि जो मौलिक अधिकार है हमने किस संविधान से प्रेरित होकर के रखा है। अभी हमने जस्ट इसका डिस्कस किया था। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है फ्रेंच, ऑप्शन डी है यूके। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी यानी कि यूएसए। आपको ये बताना है फिफ्थ क्वेश्चन में कि कॉन्स्टिट्यूशंस के किस पार्ट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। पार्ट 1, ऑप्शन ए है पार्ट 1, ऑप्शन बी है पार्ट 3, ऑप्शन सी है पार्ट 4, ऑप्शन डी है पार्ट 4A। तो इसका जो राइट आंसर वो है पार्ट 3 यानी कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसको हम किस नाम यानी कि मैग्ना कार्टा के नाम से भी इसको डिस्क्राइब किया गया है। बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में। सिक्स्थ क्वेश्चन में ये बताना है कि हमारे पास जो 4 स्टेटमेंट है उन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा फीचर्स नहीं है हमारा फंडामेंटल राइट का। ऑप्शन ए है फंडामेंटल राइट जस्टिस से नीचे प्राकृतिक रूप से जस्टिस से वाले। ऑप्शन बी है जो दूसरा स्टेटमेंट है बी स्टेटमेंट है वो कहता है कि जो फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस आर मोर एलोबरेट देन यूएसए फंडामेंटल राइट, यानी कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राष्ट्र के मौलिक अधिकारों की तुलना में अधिक है, यानी कि अधिक अधिक विस्तृत है, यानी कि ज्यादा है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है फंडामेंटल राइट जो है आर मेंट फॉर प्रमोटिंग ऑफ आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। चौथा स्टेटमेंट कहता है जो फंडामेंटल राइट है हमारा व्यक्ति के समृद्ध विकास जैसे कि भौतिक बौद्धित्व नैतिक और अध्यात्मक के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है। तो इनमें से बताना है कौन सा फंडामेंटल फीचर्स नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो क्या करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का काम करता है, जबकि डीपीएसपी का काम है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, ना कि फंडामेंटल राइट का। तो इसीलिए हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट ऑप्शन सी वाला स्टेटमेंट वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी। सेवंथ क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट दिए गए दोनों में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट क्या है तो गलत है, सॉरी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है अगर हम आर्टिकल 20 को देखते हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, उसमें नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस कैन बी अ कॉम्पैरेबल टू, यानी कि भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को निम्नलिखित के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। इसमें दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट कहता है पहचान के लिए उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान दे। दूसरा स्टेटमेंट कहता है अदालत के अंदर या बाहर मौखिक गवाही दे। तो इसमें बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक ना तो दो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 20 के तहत वो क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है उसने किसी प्रवृत्ति अविधि या अतिक्रमण न किया हो या उसके अधीन शक्ति का भागी ना हो जो उस अपराध के लिए जाने के समय प्राकृतिक अविधि के दौरान क्या है, आरोपित की सजा मतलब आत्मवृत्ति की जा सकती है। तो इसलिए जो है हमारा राइट आंसर क्या था, वो तो ऑप्शन सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आठवां क्वेश्चन में बताने की कौन सा फंडामेंटल राइट इमरजेंसी की ड्यूरेशन पे सस्पेंड नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए है राइट टू स्पीच, ऑप्शन बी है राइट टू रिलीजन, ऑप्शन सी है राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन डी है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि इमरजेंसी के ड्यूरेशन पे जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी है वो सस्पेंड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये आता है आर्टिकल 21A के अंदर, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया था, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया था, सॉरी सोल्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स
कहा गया था। इसीलिए आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 क्या है, तो सस्पेंड नहीं हो सकता हमारे नेशनल इमरजेंसी के ड्यूरेशन। अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें तो इसमें 30 और हमें राइट्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर 8 के एमसीक्यूज के बारे में। पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि डीपीएसपी से रिलेटेड यानी कि जो डीपीएसपी के रिगार्डिंग में जो हमारे पास दो स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो कंसेप्ट है, जो हम डीपीएसपी का जो कंसेप्ट है वो हमने कहा, जो मेंशन है वो हमें किस में देखने को मिलता है, गवर्नमेंट एक्ट 1935 में देखने को मिलता है। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है ये लीगल इन्फोर्सेबल नहीं है। तो बता दें कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि अगर हम 1930 गवर्नमेंट एक्ट 1935 के नाम देखें तो इसमें हमें किस नाम से देखने को मिलता है, डीपीएसपी हमें देखने को मिलता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के नाम से हमें देखने को मिलता है। और इसी को हमने किस नाम से ऐड कर लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो डीपीएसपी के अंदर हमने इसे ऐड कर लिया। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो हमारा डीपीएसपी है वो क्या है, एक नॉट लीगल इन्फोर्सेबल है, इसलिए हमारा बोथ स्टेटमेंट क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है और राइट आंसर निकल के आता है ऑप्शन सी। दूसरा स्टेटमेंट यानी कि दूसरा क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंसिस्ट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड ह्यूमन। यानी कि ये बताना है कि किस आर्टिकल के अंदर ये बात कही गई है कि इक्वल काम करने के लिए चाहे वो मैन हो या ह्यूमन उसको इक्वल वेतन दिया जाएगा, यानी कि इक्वल सैलरी दी जाएगी। ऑप्शन ए है आर्टिकल 31, ऑप्शन बी है आर्टिकल 31A, ऑप्शन सी आर्टिकल 41, ऑप्शन डी है आर्टिकल 39। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 30। आर्टिकल 39 में ये कहा गया है कि जो डीपीएसपी है वो इक्वल पे फॉर इक्वल काम की बात करता है, किसके लिए, चाहे वो आदमी करे या कोई ह्यूमन के द्वारा कहा जाए। और ये किसके बारे में बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ एंड डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन के बारे में बात करता है, इसलिए जो इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, गांधीयन प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो गांधीयन प्रिंसिपल हमें किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 40 से 48, ऑप्शन बी है आर्टिकल 41 से 48, ऑप्शन सी है आर्टिकल 42 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 40। तो इसका जो राइट आंसर वो है आर्टिकल 40 से 48 तक। आर्टिकल 40 से 48 तक जो बेस रखी गई है हमारे डीपीएसपी के अंदर वो किसके, गांधीयन आइडियोलॉजी के बेस पर उसे रखा गया है, जो कि रिप्रेजेंट करता है हर एक प्रोग्राम को किसके, तो गांधीयन नेशनल मूवमेंट्स के बेस पे। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आर्टिकल 40 और 48 से जो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, जो राष्ट्र आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा जो प्रतिपादित पुनर्निर्माण निर्माण के कल्याणकारी प्रतिनिधित्व करते थे, उन सबको आर्टिकल 40 से लेकर के 48 तक मेंशन किया गया है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन में ये बताना है कि किस अमेंडमेंट के द्वारा जो एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ऑप्शन ए है 80th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 21A, ऑप्शन बी है 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 21, ऑप्शन सी है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 22A, ऑप्शन डी है 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 21A। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, यानी कि 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके सबके लिए एजुकेशन क्या बना दिया गया, एक एलिमेंट्री यानी कि एक फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया गया और चिल्ड्रन को एक फंडामेंटल राइट दिया गया है कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना एक पेरेंट्स का क्या होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज होगा, स्टेट का दायित्व होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा और चिल्ड्रन का क्या होगा, ये फंडामेंटल राइट्स होगा। और जो दिव्यांग है जैसे कि डिसेबिलिटी पर्सन है तो उनके लिए ये प्रावधान रखा गया है 6 से लेकर 18 साल तक के लिए। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आता है। ऑप्शन ए है पार्ट 3, ऑप्शन बी है पार्ट 4, ऑप्शन सी है पार्ट 5, ऑप्शन सी है पार्ट 4A। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि सॉरी ऑप्शन बी पार्ट 4। पार्ट 3 में क्या आता है हमारा, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट आता है, पार्ट 4 में डीपीएसपी, पार्ट 4A में
फंडामेंटल ड्यूटी, और पार्ट 5 में क्या आता है, प्रेसिडेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट आता है। 6th क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो हमारा नोवेल फीचर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को नोवेल फीचर कहा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन ए है प्रेमबल, ऑप्शन बी है फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी है डीपीएसपी, और ऑप्शन डी है डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि फंडामेंटल, सॉरी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और जो हमारा फंडामेंटल राइट है इस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा क्या कहा गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड क्या है, सोल है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन सी। 7th क्वेश्चन में ये बताना है कि एज पर जनरली ऑस्टिन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने किस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को डिस्क्राइब किया था कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, यानी कि संविधान की अंतर आत्मा के रूप में वर्णित किया था। ऑप्शन ए है प्रेमबल, ऑप्शन सी है डीपी फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी है डीपीएसपी, ऑप्शन डी है फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि डीपीएसपी। 8th क्वेश्चन में ये बताना है कि जो हमारा डीपीएसपी है उसका एम इनमें से क्या नहीं है, यानी कि जो हमारे पास 4 ऑप्शन है इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा लक्ष्य है जो डीपीएसपी का नहीं है। ऑप्शन ए है वेलफेयर स्टेट, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी है सोशल जस्टिस, ऑप्शन डी है पॉलिटिकल जस्टिस। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, क्या है, डी। क्यों, क्योंकि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ये डीपीएसपी का एम नहीं ना होकर के किसका एम है ये, अगर हम ये एम्स की बात करते हैं तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज का एम देखने को मिलता है। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा एम डीपीएसपी का नहीं है। 9th जो क्वेश्चन है उसमें बताना है जो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर द पुअर, ये किस आर्टिकल में मेंशन है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 39, ऑप्शन बी है आर्टिकल 39A, ऑप्शन सी है आर्टिकल 43A, ऑप्शन डी है आर्टिकल 48A। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 39A में बात कहा गया है कि इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड दिया जाएगा राज्य के द्वारा, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करके रखा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड करके कहा गया था। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में बताना है कि जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में किया गया था, इसमें जो बात की गई थी मिनिमाइज ऑफ इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेट फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, तो ये किसके कौन से आर्टिकल में ये बात आती है, याद रखी गई है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 38, ऑप्शन बी है आर्टिकल 39A, ऑप्शन सी है आर्टिकल 43A, ऑप्शन डी है आर्टिकल 48A। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में किया गया था उसमें ये बात रखी गई थी कि मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी, ये सब किसमें की गई थी, तो आर्टिकल 38 में अमेंडमेंट किया गया था। अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 9 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। चैप्टर 9 का हम पहला एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव अ फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से बताने कि किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को नहीं मिलता। ऑप्शन ए है रसिया, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, यानी कि जर्मनी। हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो रसिया से इंस्पायर होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, तो रसिया और इंडिया यानी कि हम दोनों की कंट्री, यानी कि दोनों कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटीज तो देखने को मिलते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलता है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर वो था ऑप्शन डी। जैसे कि हम बात करते हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को नहीं मिलता है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में रखा गया है। ऑप्शन ए है पार्ट 3, ऑप्शन बी है पार्ट 4, ऑप्शन सी है पार्ट 4A, ऑप्शन डी है पार्ट 4B। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, यानी कि पार्ट 4A, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में
हमने सरदार सरवर सिंह कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशंस दिया गया था कि जिस तरीके से पब्लिक फंडामेंटल राइट को एंजॉय करते हो उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज का होना जरूरी है। तो हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A अमेंडमेंट करके उसमें ऐड किया और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके 2002 में हमने एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दिया कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देना पेरेंट्स का क्या होगा, फंडामेंटल ड्यूटी होगा। तो इसलिए जो आज के टाइम पे हमें प्रेजेंट टाइम में 11 फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलता है, इसलिए इसको किस में रखा गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4A में रखा गया, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके ऐड किया था, जस्ट अभी डिस्कस किया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन बताना है कि जो सरवन सिंह कमेटी है उनके द्वारा कितने फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंडेड किया गया था। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन डी है 11। तो राइट आंसर है ऑप्शन 8, यानी कि सरदार सरवन सिंह कमेटी के द्वारा 8 फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंडेड किया गया था, जिसमें वोटिंग, पे टैक्स भी इंक्लूड था, लेकिन इसको हटा दिया गया और बाकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज की जो रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन से बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया कि नॉट फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन इन आर्टिकल 51A, यानी कि आपको ये बताना है कि हमारे पास जो ये 4 स्टेटमेंट है इनमें से ऐसा कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है जो आर्टिकल 51A में नहीं आता है, यानी कि उसको आर्टिकल 51A में मेंशन नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। बी है कि जब भी देश के द्वारा डिफेंस के लिए बुलाया जाए हर एक नागरिक को अपनी सेवा देना। तीसरा स्टेटमेंट कहता है अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, नदी, झील, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सबको प्रोटेक्ट करना हमारा मौलिक कर्तव्य होगा। और डी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश करने की बात आती है तो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं, ये आता है हमारा डीपीएसपी में, ये राज्य का दायित्व होता है, ना कि ये हमारा दायित्व है। इसलिए जो ऑप्शन डी है वो हमारा क्या है, करेक्ट है, और ये आर्टिकल 51A के अंदर मेंशन नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको ये बताने कि हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट में से ये बताने कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि 1967 में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि सरदार सरवन सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट कहता है ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे और 2002 में हमने एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया। चौथा स्टेटमेंट कहता है कि ड्यूटी टू पे टैक्स वो क्या हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि सिर्फ हमारा दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है हमारा पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है पहला, दूसरा, चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है हमारे सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारा पहला स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट ये दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया था वो 1967 में नहीं बल्कि 1976 में किया था, और सरदार सरवन सिंह कमेटी के द्वारा पेड टैक्स रिकमेंडेड किया तो गया था कि ये भी हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए, लेकिन इसे फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड नहीं किया गया, इसलिए हमारा चौथा स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ हमारा दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ही करेक्ट है। अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 4 के एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब हम चैप्टर 10 का डिस्कस करते हैं। चैप्टर 10 का जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो ये 4 स्टेटमेंट है इन चारों में से आपको ये बताना है किसे पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट कर सकती है।
यानी कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देती है कि वो 3 तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। पहला है सिंपल मेजोरिटी, दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी, और तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड हाल्फ ऑफ स्टेट मेजोरिटी। यानी कि इन शॉर्ट में कहे तो स्टेट का सिंपल मेजोरिटी पर मेजोरिटी। तो इन तरीके से आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट क्या कर सकता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है। तो आपको ये बताना है कि हमारे पास जो ये 4 ऑप्शन दिया गया इनमें से किसे पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा अमेंडमेंट कर सकती है। ऑप्शन ए है इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव और उसका रीति, यानी कि जिस प्रोसेस से इलेक्शंस किया जाता है। ऑप्शन बी है फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, और ऑप्शन डी है सिटीजनशिप एक्वायरेशन और टर्मिनेशन, यानी कि भारत की नागरिकता को अधिग्रहण करने के लिए और समाप्त करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, यानी कि जो हमारा सिटीजनशिप एक्वाइजेशन और टर्मिनेशन है इसी को पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं, सिर्फ सिंपल मेजोरिटी के द्वारा अमेंडमेंट कर सकती है। जबकि अगर हम बात करें तो हमारा जो ए है यानी कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर है, ये हमारा तीसरे टाइप से होगा। ऑप्शन बी है फंडामेंटल, ये हमारा दूसरे टाइप से होगा, और जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट है ये भी किससे होगा, तो तीसरे टाइप के मेथड से होगा। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आता है वो आता है ऑप्शन डी। अब बात करते हैं जो प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट है हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में किस कंट्री के संविधान से लिया है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी है यूएसए। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका। तो किससे लिया हमने, ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है कि हम किस तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने वोटिंग एज को घटा करके 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया। ऑप्शन ए है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी है 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी है 61th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और ऑप्शन डी है 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, यानी कि 61th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने जो वोटिंग एज है उसको 21 साल से घटा करके कितना कर दिया गया, तो 18 साल कर दिया गया। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो सिक्किम है, सिक्किम को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत एसोसिएट स्टेट विथ इंडियन यूनियन का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन ए 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974, ऑप्शन बी है 43rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1977, ऑप्शन सी है 56th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987, और ऑप्शन डी है 57th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 में क्या किया था, तो सिक्किम को एसोसिएटेड स्टेट का दर्जा दिया था। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन में बताना है इंडिया डेट इज अ भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि द अबव मैंडेट हैज द, यानी कि अगर हम बात करें तो उपरोक्त शासन देश को भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसमें प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन ए है प्रस्तावना, ऑप्शन बी है आर्टिकल 1, ऑप्शन बी आर्टिकल 2, ऑप्शन सी है शेड्यूल 1। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 2 के अंदर कहा गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 तक के हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। मुझे उम्मीद है कि इन एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस को आपने एज अ टेस्ट की तरह प्रैक्टिस किया होगा, और आपको ये सारे चैप्टर एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया है।
और यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप ये सारे वीडियो को देख सकते हैं और दोबारा से एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ टेस्ट की तरह। इससे आपका अच्छा खासा सा प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ने ये सारी मतलब एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर ली होगी, तो उसके लिए ये एक रिकॉर्डिंग का काम किया होगा और एज अ टेस्ट की तरह उन्होंने काम किया होगा। और जिसने ये वीडियो प्रॉपर वे में देखा है तो उसको एज अ रिविजन की तरह ये वीडियो आज की हेल्प के रूप में काम करेगा। तो यदि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी एडवाइस देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप वहां जाके अपना एडवाइस दे सकते हैं। कोई भी जो चेंजेस देखना चाहते हैं कि ये चेंजेस होने चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो सीरीज पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।